हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस 10 मिनट्स अ डे सीरीज। सो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिटेल बैंकिंग कॉन्सेप्ट के रिलेटेड एमसीक्यूज को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ। सो फर्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वेज द प्राइस स्ट्रक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज अटेम्प्टेड बाय द बैंक्स। योर स्टेटमेंट्स आर स्टैंड अलोन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, स्पेशल कोड्स फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स, bundled pricing या फिर holistic pricing based on the total relationship. Your options are 1 only, 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what should be the right answer for this question? राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी इट सेल्फ। सो मतलब जो भी हमारे यहाँ पे 1, 2 एंड 3 तीनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही दी गई हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए स्टैंड अलोन प्राइसिंग फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का मतलब क्या है कि मतलब इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए जो है वो अलग से जो है वो प्राइस जो है वो डिसाइड किया जाएगा। मतलब P1 इज द प्रोडक्ट, P2 इज द प्रोडक्ट, P3 इज द प्रोडक्ट। अब हर एक प्रोडक्ट के लिए जो प्राइसिंग डिसाइड की जाएगी कि कितना प्राइस जो है वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट का रखना है, वो इंडिविजुअल प्रोडक्ट के ऊपर ही डिपेंड करेगा। उसकी रिलेशनशिप वहां पे नहीं देखी जाएगी कि P1 का प्राइस डिसाइड करती बार हम लोग P2 को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे। दिस इज स्टैंड अलोन प्राइसिंग ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। नेक्स्ट वन इज स्पेशल कोटेड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स। अब हम लोग जानते हैं कि देयर आर सम सॉर्ट ऑफ हाई नेटवर्थ इनकम कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब उन हाई नेटवर्थ कस्टमर्स के लिए जो है स्पेशल प्राइजेस जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, उनको स्पेशल कोर्स के ऊपर जो है प्राइस ऑफर किए जाते हैं, स्पेशल रिबेट्स वगैरह ऑफर की जाती हैं, स्पेशल डिस्काउंट्स ऑफर किए जाते हैं। सो दैट इज वाई स्पेशल कोड फॉर हाई वैल्यू डिपॉजिट्स। नेक्स्ट इज बंडल्ड प्राइसिंग या फिर हॉलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन द टोटल रिलेशनशिप। मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारा बंडल्ड प्राइसिंग है, बंडल्ड प्राइसिंग का मतलब क्या होता है कि एक बास्केट आप लोगों ने बना ली जहां पे आप लोगों ने अलग अलग तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स को रख दिया। अब इन सारे प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने जो एक बास्केट के अंदर रखा और डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर, आप लोगों का जो कस्टमर है उसके साथ आप लोगों की जो रिलेशनशिप है वो किस तरह की है, उस रिलेशनशिप को देखते हुए कि क्या वो रिलेशनशिप आप लोगों को, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों की एक बहुत ही इस तरह की रिलेशनशिप है कि आप लोगों ने उसको ट्रस्ट बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट ऑफर कर दिया और बाद में वो डिफॉल्ट कर जाए, तो इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है। बल्कि हम लोग ये देखेंगे कि जो बंडल्ड प्राइसिंग या होलिस्टिक प्राइसिंग है उसके अंदर आप लोग मल्टीपल प्रोडक्ट्स को जो है एक बास्केट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे और फिर उस बास्केट को जो है उस बास्केट का ओवरऑल जो प्राइस है वो सेट किया जाएगा। सो दिस इज बंडल्ड प्राइसिंग या फिर होलिस्टिक प्राइसिंग बेस्ड ऑन द टोटल रिलेशनशिप। सो दीज ऑल आर द प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज जब जो कि हम लोग प्रोडक्ट्स और डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए ऑप्ट करते हैं एक बैंक के अंदर। सो दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। Moving ahead, next question is which of the following is not included under retail banking? Your options are online banking, medium business, high net worth individuals या फिर corporate entities. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option D itself, that is कॉर्पोरेट एंटिटीज। हम लोग जानते हैं, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कॉर्पोरेट एंटिटीज जो है वो कॉर्पोरेट बैंकिंग का पार्ट बनेंगी। हमारे यहाँ पे क्या है, रिटेल बैंकिंग की जब भी हम बात करेंगे तो हमारे पास जो है वो मास कस्टमर्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, मास कस्टमर्स जिनका जो टिकट साइज रहेगा दैट इज वेरी मच स्मॉल। अब ये टिकट साइज जो है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को इस कंपोनेंट के अंदर यूज होती हुई देखने को मिलेगी। टिकट साइज इज वेरी स्मॉल का मतलब क्या है कि जो वो लोन्स वगैरह लेते हैं उन लोन्स का जो क्विंटम है, मतलब जो उनका नंबर है, मतलब स्मॉल अमाउंट के लोन्स ही वो लेते हैं। और जो डिपॉजिट्स वो करवाते हैं इंडिविजुअल कस्टमर्स रिटेल बैंकिंग के अंदर, उन जो डिपॉजिट्स रहते हैं उनका भी जो क्विंटम रहता है वो कम रहता है। मतलब स्मॉल डिपॉजिट्स जो है वो करवाए जाते हैं बाय द मास कस्टमर्स विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। सो दैट इज वाई कॉर्पोरेट एंटिटीज इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द रिटेल बैंकिंग, क्योंकि इट इज इंक्लूडेड अंडर द कॉर्पोरेट बैंकिंग इटसेल्फ। रिमेनिंग ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं, सो ऑनलाइन बैंकिंग इट इज द चैनल थ्रू विच रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स हम लोगों को देखने को मिलते हैं हमारे रिटेल बैंकिंग के अंदर, बट दोज आर वेरी मच स्मॉल इन नंबर। ठीक है, मैक्सिमम जो है वो मास कस्टमर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो कि जिनकी जो एवरेज इनकम रहती है, जो इनकम रहती है दैट इज वेरी मच एवरेज इन नंबर। नेक्स्ट इज मीडियम बिजनेसेस। मीडियम बिजनेसेस को भी हम लोग जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर ही कंसिडर करते हैं। बस जो लार्ज कॉर्पोरेट बॉडीज या फिर लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं दोज विल बी द पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट बैंकिंग इटसेल्फ। सो आई होप ये क्लियर है आप लोगों के, वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म इज द बैकबोन ऑफ रिटेल इनकम? फर्स्ट वन इज रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, एसेट प्रोडक्ट्स, ट्रेजरी प्रोडक्ट्स या फिर बोथ ए एंड बी। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन गाइस? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी इटसेल्फ, दैट इज एसेट प्रोडक्ट्स। अब हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर जो हमारे लोन्स रहते हैं, दीज लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड
क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स जो है, दीज आर दी एसेट प्रोडक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग। अब वाई दीज आर एसेट, बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जो हमारे लोन्स रहते हैं, उन लोन्स, जब भी एक इंडिविजुअल कस्टमर के द्वारा जो लोन है वो लिया जाएगा एक बैंक से, बैंक जो है वो लोन दे रहा है एक इंडिविजुअल कस्टमर को, तो कस्टमर जो है जब भी उस लोन को रीपे करेगा तो सम सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक को दिया जाएगा बाय द कस्टमर। सो एक बैंक के लिए इंटरेस्ट की फॉर्म में क्या हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। दैट इज वाई लोन और क्रेडिट कार्ड में भी ऐसा ही रहता है। हम लोग जानते हैं कि अगर जो इंटरेस्ट फ्री पीरियड है उसके अंदर अगर पेमेंट नहीं की जाती, उसके बाद अगर पेमेंट की जाती है, तो एक कस्टमर को जो है वो इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक को। सो बैंक को जो है वो इनकम रिसीव हो रही है उससे, क्रेडिट कार्ड से भी और लोन से भी। दैट इज वाई दीज आर दी पार्ट ऑफ एसेट प्रोडक्ट। और ये जो एसेट प्रोडक्ट हैं, दीज आर दी फॉर्म बैकबोन फॉर द रिटेल बैंकिंग इनकम। मतलब रिटेल बैंकिंग को जो इनकम है उसके लिए बैकबोन का काम करते हैं हमारे एसेट प्रोडक्ट्स। अब इसी तरह से अगर मैं लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स की बात करूं, सो लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे जो डिमांड डिपॉजिट्स रहते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स में पर्टिकुलरली सेविंग्स अकाउंट के ऊपर, या फिर जो हमारे टर्म डिपॉजिट्स रहते हैं जैसे हमारा एफडी हो गया, आरडी हो गया, सो दीज आर दी लाइबिलिटीज फॉर अ बैंक। वाई दीज आर लाइबिलिटी, क्योंकि हमारे जो सेविंग्स अकाउंट और ये एफडी और आरडी है, इनके ऊपर बैंक को जो है वो एक इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ता है। किसको, कस्टमर को देना पड़ता है, सेविंग्स अकाउंट के ऊपर भी, एफडी और आरडी के ऊपर भी। सो मतलब देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक, दैट इज व्हाई दीज आर कंसिडर्ड एज अ लाइबिलिटी प्रोडक्ट फॉर अ बैंक। सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि व्हाई asset product is the backbone for the retail banking income. So option B will be the right answer for this question. Moving ahead, next question is, under which category the sale of insurance product fall? Your options are retail liability, retail asset products, third party products, या फिर none of the above. So what should be the right answer for this question? Right answer will be option C itself, that is थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। अब देखिए, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है वो पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स भी बोल देते हैं। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स रहते हैं जिनके थ्रू एक बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम जो है वो जनरेट हो पाती है एक बैंक के लिए। अब इन ये जो फी बेस्ड इनकम है, इस फी बेस्ड इनकम के थ्रू बैंक जो है वो किसी भी तरह के रिस्क में खुद को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली जो है वो इन प्रोडक्ट्स को सेल किया जा रहा है बैंक के द्वारा। सो बैंक्स को हम लोग कॉर्पोरेट एजेंट भी यहाँ पे बोल देते हैं। जब भी बैंक जो है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स को सेल करेगा, सो बैंक को हम लोग जो है वो कॉर्पोरेट एजेंट भी यहाँ पे बोल देंगे। अब इन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के अंदर एक तो इंश्योरेंस हो गया, इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गया, ठीक है, एनी काइंड ऑफ सिक्योरिटीज विच आर बीइंग सोल्ड बाय द बैंक, ठीक है, या फिर हम लोग जो है वो गोल्ड गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स वगैरह को जो भी सेल करते हैं, सो वो भी हम लोग जो है वो किसके अंदर कंसिडर करेंगे, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स का पार्ट माना जाएगा। सो दैट इज वाई ऑप्शन सी इज द राइट वन। रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं अभी, और रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ऑप्शन सी विल बी द राइट वन फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, नेक्स्ट वन इज द इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स फॉलोड बाय द बैंक फॉर रिटेल बैंकिंग इंक्लूड हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, predominantly vertically organized model, या फिर predominantly horizontally organized model. Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 2, 3 and 4 only, 1, 2, 3 and 4 itself. So what should be the right answer for this question? The right answer will be option D itself, that is 1, 2, 3 and 4 itself. अब ये है क्या है, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब क्या है कि आप लोग जो है वो अलग अलग डेटा सेट का यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बोल देंगे। वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल क्या है कि जहाँ पे आप लोग जो है वो एक कॉमन डेटा सेट का यूज कर रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए। जैसे एफडी आप लोगों ने अगर किसी इंडिविजुअल कस्टमर के लिए डिजाइन करनी तो सेम डेटा का यूज कर लिया, लोन आपने अगर किसी इंडिविजुअल को देना है तो सेम डेटा सेट का यूज कर लिया, इसी तरह से अगर आप लोगों ने म्यूचुअल फंड ऑफर करने किसी कस्टमर को तो सेम डेटा सेट का यूज कर लिया। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल बोल देंगे। नेक्स्ट वन इज प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल का मतलब क्या है कि वैसे तो जनरली एक कॉमन डेटा सेट का ही यूज किया जाएगा अलग अलग प्रोडक्ट्स को डिजाइन करने के लिए, बट कुछ केसेस में जो है वो हम लोग अलग अलग डेटा का भी यूज करेंगे डिजाइनिंग द डिफरेंट प्रोडक्ट इटसेल्फ। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, प्रीडोमिनेंटली वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल। नेक्स्ट वन इज प्रीडोमिनेंटली हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल, जिसके अंदर हम लोग जनरली जो है वो अलग अलग डेटा सेट का यूज करेंगे अलग अलग प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए, बट कुछ केसेस के अंदर हम लोग जो है वो एक कॉमन डेटा सेट का भी यूज कर लेंगे फॉर डिजाइनिंग
different kind of product and services itself. So these are the 4 models जिनका हम लोगों ने रिटेल बैंकिंग के अंदर ये 4 मॉडल जो है वो यूज किए जाते हैं एज एन इम्प्लीमेंटेशन मॉडल. सो आई होप अब आप लोगों को क्लियर है कि वाई ऑप्शन डी इज द राइट वन. और ये चारों मॉडल्स जो है वो मैंने आप लोगों को बता दिए कि क्या क्या इनके अंदर जो है वो हम लोग देखते हैं, किस किस तरह से ये मॉडल जो है वो ऑपरेट करते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें. और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप लोग मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in के ऊपर. जय हिंद.